जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की। ये वाला चैप्टर आपका सीबीएसई बोर्ड, जिसका एग्ज़ाम अभी 7 तारीख को है, और डीबीएसई बोर्ड में भी यह चैप्टर आएगा क्लास 10th के अंदर, जिसका एग्ज़ाम 11 तारीख को है। अब देखिए, हम इस चैप्टर के अंदर जो मोटी मोटी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। कि पहला तो क्वेश्चन ये है कि दुनिया के ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते किसे हैं, ठीक है, और वो किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका वैश्वीकरण में निभाते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन हम कहेंगे कि विदेशी व्यापार किसे हम कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण के फ़ायदे क्या हैं, और चौथी बात हम करेंगे कि वैश्वीकरण के नुकसान क्या हैं। यहाँ हमने जो है कि वैश्वीकरण के नुकसान क्या हैं, तो चौथी बात हम यहाँ इसे करेंगे। और पांचवा जो पॉइंट हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव है। और छठी बात जो हम डिस्कस यहाँ करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे हम कि विश्व व्यापार संगठन का वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव है, विश्व व्यापार संगठन का क्या रोल है, ठीक है। तो हम इन बातों पे यहाँ डिस्कस करेंगे। अब हम जो है अगली बात जो बात करेंगे कि और सातवां पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि वैश्वीकरण को हम निष्पक्ष किस तरीके से बनाएं। हम इस तरीके से अपने ये पॉइंटों को यहाँ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि यह है बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी एमएनसीज के बारे में। दूसरे में बात करेंगे हम विश्व व्यापार संगठन के बारे, विश्व विदेशी व्यापार के बारे में। तीसरे में हम बात करेंगे कि जो कारण वैश्वीकरण को सक्षम बनाते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, इन चीज़ों को। चौथी में इस वैश्वीकरण के विरुद्ध आ जाएंगे हम। पाँचवीं में वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव है। छठे में WTO के बारे में पढ़ेंगे। और सातवां पॉइंट हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण को और अधिक निष्पक्ष कैसे बनाया जा सकता है। ये देखिए, ये वैश्वीकरण को और अधिक निष्पक्ष किस तरह से बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर और 5 नंबर में रहने वाला है। हमने इसके लिए जो पॉइंट दिए हैं वो आपके 7 दिए हैं, आराम से आपको कोई कमी नहीं आएगी पॉइंट्स के लिए। और WTO का जो क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए 5 पॉइंट दे रखे हैं, सफिशिएंट है। और वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, इसमें कि वैश्वीकरण के विरुद्ध तर्क क्या है और फेवर में क्या है, तो ये आपका मैक्सिमम 3 से 5 नंबर तक के बीच में ये दोनों ही क्वेश्चन आएंगे, विरुद्ध में भी और आपके फेवर में भी, दोनों ही 3 से 5 नंबर में ये आएंगे, ठीक है। ये कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, ये मैक्सिमम 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। 1 या 2 में ये क्वेश्चन आएगा, तो MCQ में आएगा, अदरवाइज ये 2 नंबर तक के क्वेश्चन में ये आएगा। और फिर ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में रहेगा, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरह से निवेश करती हैं, तो ये आपका 3 नंबर में रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने इस चैप्टर को चालू करते हैं कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो वैश्वीकरण को बनाने में ना जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, वो करती है कि एमएनसीज व्यापार करेंगी, तो वो 1 या 2 से अधिक देशों में व्यापार करेंगी, तो ये क्या हो जाएगी, वो एक विदेशी व्यापार कहलाएगा। और इस व्यापार को करने वाली जो कंपनियां हैं, वो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएंगी, ठीक है। अब ये वैश्वीकरण में किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनाती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ना, बहुराष्ट्रीय निगम विभिन्न तरीक़े अपनाकर दूसरे देशों में उत्पादन स्थापित करते हैं और उनका नियंत्रण करते हैं, ठीक। अब वो किस तरह से करते हैं, वे
अपने उत्पादन की जो इकाइयाँ वहाँ स्थापित करेंगे जहाँ पे बाजार नज़दीक है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाएगा कि ये ज्योग्राफी में बेसिकली क्वेश्चन आता है कि आप अपनी एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो तो कहाँ लगाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी के अंदर भी आता है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 3 से 5 नंबर में आएगा कि आप अपनी कोई फैक्ट्री सेटअप अगर लगाना चाहते हैं तो आप कहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले वो बाज़ार के नज़दीक हो, ठीक है, वहाँ कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो, क्योंकि किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए हमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों तरीके की लेबर की आवश्यकता होती है। इसी के आधार पे हम उनके वेतनों में भी जो है डिफरेंस करते हैं, ठीक है। अब एक ही वहाँ हम लगाएंगे जहाँ पे हमें छोटी मशीनरी पार्ट वगैरह मिल सकें, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके, ठीक है। और फिर हम वहाँ भी लगाएंगे जहाँ पे कोई सरकार हमारे फेवर की, यानी कि जो व्यापार को बढ़ाने में विश्वास करती हो, तो ऐसे क्षेत्रों में हम जा कर के अपना व्यापार को लगाएंगे, ठीक है। अब इस तरह की जो हम बातें करते हैं, ठीक, तो अब कोई कंपनियां किस तरीके से किसी कंट्री के अंदर जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि कोई भी कंपनियां किसी कंट्री के अंदर किस प्रकार से जाएंगी। कोई भी कई हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के किसी कंट्री के अंदर कोई अचानक से तो नहीं चला जाएगा। और आज की डेट में ये नहीं है कि वो 2 साल 4 साल 6 साल अपने नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करे या लॉस में काम करे। तो आज की डेट में ये चीज़ें बदल चुकी हैं। आज की डेट में आदमी इन्वेस्ट करता है तो सेम डे से ही उसे प्रॉफिट कमाने की बात लगती है। तो वो किसी कंट्री में अगर हम जब जाते हैं ना, तो किस तरीके से वहाँ पर हम अपने कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं। पहले तो जो तरीका है कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं अपने कोई उत्पादन इकाई लगाने के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जैसी कंपनियां वहाँ पे कौन सी जो हमारे सामान के जैसे बना रही हैं, तो हम जाकर के सीधे है ना उनमें निवेश कर देते हैं, उनके शेयर्स वगैरह खरीदे। तो क्या है, उस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी हो गई। धीरे धीरे अगर हमारे जब शेयर्स 50% से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसका जो अथॉरिटी है वो हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगी। जैसे पेटीएम में निवेश किया गया, जोमेटो में निवेश किया, अभी आपने देखा हुआ हाल फिलहाल में वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट में निवेश किया। इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, दूसरा तरीका ये है कि कई बार क्या काम करते हैं, कुछ कंपनियां हैं ना जो मान लीजिए विदेश अमेरिका से कोई कंपनी इंडिया आ रही है तो वो फैक्ट्री सेटअप करना चाह रही है, तो किस तरह से करे। तो वो क्या काम करेगी, वो देखेगी जैसे मैं मोटरसाइकिल बना रहा हूँ तो भारत के अंदर मोटरसाइकिल कंपनी कौन सी है, तो वो क्या काम करेगी, उससे वो कोलिएशन कर लेगी। उससे कोलिएशन करने के बाद में क्या होगा कि उसके नाम के आगे ना अपना नाम को जोड़ देगी, जिससे क्या हमारे ब्रांड को वैल्यू बन जाएगी और एक नया ब्रांड तैयार हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर आप बात करोगे तो जैसे हीरो होंडा, ये पहले एक कंपनी हुआ करती थी। होंडा अलग देश की कंपनी है, हीरो हमारे देश की कंपनी है। तो हीरो होंडा ने हीरो में निवेश करा और दोनों ने कोलिएशन होकर के कंपनी तैयार कर दी, इसका नाम दे दिया हीरो होंडा। अभी देखा होगा आप लोगों ने, होंडा ने साइड में फिर अपने अलग से कंपनी बना ली है, हीरो से उस टाइप तोड़ दिया तो हीरो की अलग कंपनी हो गई, मारुति सुजुकी हो गई। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तीसरा है ये कि कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को खरीदती हैं और फिर अपने उत्पादन का विस्तार करती हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि डायरेक्टली जो है किसी कंपनी को खरीद लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट को क्या है वॉलमार्ट ने खरीद लिया। अब फ्लिपकार्ट का वो नाम चेंज नहीं करेगा वॉलमार्ट, क्योंकि वो वॉलमार्ट की भी ग्राहकों का यूज़ करेगा और फ्लिपकार्ट के जो अपने ग्राहक होंगे उसके लोगों का वो यूज़ करेगा, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी खरीद ली अगर आपके पास पैसा है तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि किसी भी देश में कोई कंपनी जाती है तो पहले दिन से किस तरह से बेनिफिट्स कमा सकती है इसके बारे में है। अब विदेशी व्यापार किसे कहेंगे। विदेशी व्यापार में सिंपल सा है कि जब हम दूसरे देशों में अपने माल को बेचते हैं तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि वो कारण बताना जिसने वैश्वीकरण को सक्षम बनाने में मदद की है। तो आज की डेट में देखिए वैश्वीकरण हम किसी कंट्री से किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो वैश्वीकरण को बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, तो वो रोल प्ले किया है वैश्वीकरण को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कि इंटरनेट सर्विसेज ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, आजकल ऑनलाइन ख़रीदारी ने, ऑनलाइन पेमेंट ने, ये प्रिंट डिजिटल 3D प्रिंट वगैरह, इन्होंने जो है एक देश को दूसरे देश से जोड़ने में बहुत मदद की है।
ठीक है। तो वैश्वीकरण को इसने इनेबल बनाया, यानी कि लोगों तक, एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों से कनेक्ट किया है ऑनलाइन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज ग्लोबलाइजेशन को देश के, दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ दिया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि एक तो बेहतर सर्विसेज मिलनी चालू हो गई हैं और सामान की कीमत कम हो गई है, ठीक है। दूसरा, ठीक, हाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। ऑनलाइन देखो ग्लोबलाइजेशन को बनाने में है ना, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका भी बहुत ज़्यादा है। विदेशी निवेश और व्यापार के उदारीकरण ने भी ग्लोबलाइजेशन को आसान किया है। ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया है, ठीक है। कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह बनाए गए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो वैश्वीकरण के लिए जो हमने बातें रखी हैं वो इस तरह की बातें रखी हैं। ये सारे हमारे पॉइंट हैं कि किस तरीके से वैश्वीकरण दुनिया में तेज़ी से फैला है। अब हम बात जानेंगे कि इसके फेवर में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या हुआ है, गरीब कंट्रियों में ना ज़्यादा निवेश आ गया है। गरीब कंट्रियों में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम ग्लोबलाइज हो जाते हैं तो दूसरे देशों की कंपनियां अपना पैसा लेकर के आएंगी और हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगी और हमारे लोगों को रोज़गार देंगी, जिससे क्या हमारे देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि कम कीमत होगी और अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। जब कई कंपनियां हमारे देश में किसी सामान को बनाने के लिए आ रही हैं तो कई कंपनियों के अंदर कंपटीशन होगा तो क्या होगा कि ग्राहक को है ना, कोई भी कंपनी दो तरीके से अपने साथ जोड़े रख सकती है। एक तो अच्छी सुविधाएं दे, सर्विसेज अच्छी दे, क्वालिटी अच्छी दे और सामान की कीमत कम रखे। तो जब कंपटीशन होगा ना तो कम से कम बेनिफिट पे ये कंपनियां काम करना चालू करेंगी और अच्छी सर्विसेज देंगी, अच्छी सामान देंगी क्वालिटी की, और क्या काम करेंगी, कीमतें वो कम रखेंगी। अब क्या है, एकाधिकार की समाप्ति। जब ग्लोबलाइज होंगे ना तो एक सामान को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी। इससे क्या है, किसी एक कंपनी का एकाधिकार नहीं रहेगा उस क्षेत्र में। अगर किसी कंपनी का एकाधिकार हो जाता है किसी क्षेत्र में तो वो जब मर्जी अपनी कीमतें बढ़ा देती है और लोग उसके अगेंस्ट बोल भी नहीं सकते हैं। अब जब कंपनियां दूसरे देशों से आएंगी तो अपने एम्प्लॉयज़ तो लेके नहीं आएंगी। जिस देश में वो कंपनियां अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही हैं तो उस देश के लोगों को रोज़गार भी बढ़ेगा। जब लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो इससे क्या है, देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। जैसे पीपीपी, परचेजिंग पावर पार्टी, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी एटसेट्रा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण के अगेंस्ट में क्या तर्क है। जब वैश्वीकरण के अगेंस्ट की हम बात करेंगे तो देखिए, नो डाउट ये असमानता को बढ़ाती है। गरीब देश और गरीब हो जाएंगे, अमीर देश और अमीर हो जाएंगे। अमीर देशों का पैसा, अमीर देश गरीब देशों से कमा करके सारा पैसा अमीर देशों के अंदर ले जाएंगे, कमाएंगे गरीब देशों से और सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अमीर देशों के अंदर, क्योंकि अमीर देशों की कंपनी है, ठीक है। बड़ा अब ये क्या काम करते हैं कि जो अमीर कंट्रियां हैं उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो गरीब देशों के अंदर जाकर निवेश करती हैं और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा दोहन करती हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों की कीमत वो कम देती हैं और जब कोई गुड्स तैयार हो जाती है तो उसको भारी कीमत पे बेचती हैं। तो इससे क्या है, वो गरीब देश और गरीब हो जाएगा और सारा पैसा अमीर देशों के पास चला जाएगा और उनके प्राकृतिक संसाधन भी गरीब देशों के खत्म हो जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि नव उपनिवेशवाद की बढ़ोतरी होती है। जब किसी देश की कंपनी किसी देश के अंदर गरीब देश के अंदर जाके निवेश करती हैं, वहाँ के लोगों को रोज़गार देती हैं, तो वहाँ की जो कंट्री है उस देश के, जहाँ की वो कंपनी है उस देश के खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। जाने अनजाने में उन देशों की कंपनियों का उस देश गरीब देश के अंदर इंटरफेयर बढ़ता चला जाता है, ठीक। आप देखिए इंग्लैंड से एक कंपनी चली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने इंडिया में आकर निवेश किया। धीरे धीरे करके किस तरह से उसने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्षेत्रों में अपने पैर जमाए और देखते देखते भारत को किस तरह से अपना उपनिवेश बना लिया था। तो आज की डेट में वो डायरेक्ट ना करके अब आज की डेट में क्या है, वो इनडायरेक्टली है। अमेरिका का कर्ज, जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सब में अमेरिका का पैसा है। तो कोई भी कंट्री अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकती है, क्योंकि अमेरिका की एक एक कंपनी का जो बजट है वो कई अमीर देशों की पूरी जीडीपी से भी ज़्यादा है, ठीक।
जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी जो है कंपनी है, उसकी जो इकॉनमी है माइक्रोसॉफ्ट की वो 3 ट्रिलियन पार कर चुकी है। और इंडिया जैसा जो दुनिया की चौथी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी इकॉनमी कुल 4 ट्रिलियन की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ कोई देश किस प्रकार से बोल पाएगा। तो ये क्या एक नव उपनिवेशवाद की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अब क्या आर्थिक खाई बढ़ रही है, इसमें क्या है कि अमीर देश और अमीर बढ़ हो रहा है और गरीब देश और गरीब होता हुआ चला जा रहा है। अब देखिए मुक्त बाजार धन के पुनर्वितरण से निवारण के लिए कुछ, अब देखिए मुक्त व्यापार जब हम बात कर रहे हैं तो गरीब देशों को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब वैश्वीकरण का देखिए भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है। नो डाउट कुछ फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, कुछ नुकसान की चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज की डेट में वैश्वीकरण मांग है, ज़रूरत है देश की, दुनिया की। ठीक है, तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय और विदेशी दोनों उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जब हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो जो इसके जो बेनिफिट की चीज़ें हैं वो हम इसमें बता सकते हैं कि जब कई देशों की कंपनियों में प्रतिस्पर्धा हुई है तो भारत के लोगों की जो कम कीमत पे अच्छे सामान मिल जाता है। और अब लोगों की जो है लाइफ स्टाइल, जो हमारा पीपल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी सुधरा है। भारत में निवेश आया है बड़ी मात्रा के अंदर। ठीक है, कई शीर्ष भारतीय कंपनियां वैश्वीकरण के लाभ उठाने में सक्षम रही हैं। आर्थिक समृद्धि भारत की बढ़ी है, यानी कि भारत की कई कंपनियां विदेशों में जाकर के बहुत तेज़ी से ग्रो कर गई। जैसे रिलायंस की हम बात कर लें, टाटा की बात कर लें, SBI की बात कर लें, बहुत सारे बैंक बाहर गए। तो आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां विदेशों में, भारतीय कंपनियां विदेशों में व्यापार करने में सक्षम रही हैं। भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। सेवा क्षेत्रों में, यानी कि हम लोग सर्विस सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो करे हैं वैश्वीकरण के कारण। ठीक, तो ये सब भारत पे प्रभाव पड़े। 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आना है, ये हमने इसमें 6 पॉइंट आपको दे रखे हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ये 3 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन, ये आपका 3 नंबर का आना है। ठीक है, WTO का, WTO के काम क्या है। WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना है, उदार बनाना है। और WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंधित नियम स्थापित करता है। इट्स मीन टू से WTO एस्टेब्लिश रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, यानी वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कानूनों को बनाएगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि WTO सी दैट इंटरनेशनल ट्रेड रूल आर ओबेड, यानी कि WTO ये देखता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉस बनाए गए हैं उनका सभी देश पालन करें। ठीक है, वो रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जो व्यापार में आने वाली बाधाएं हैं उनको वो दूर करता है। ठीक है, WTO हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग द ट्रेडिंग कंट्रीज, यानी कि जो जो व्यापार करने वाली आपस में कंट्रियां हैं उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको वो सॉल्व करता है। अब देखिए क्वेश्चन ये आ जाता है वैश्वीकरण को और अधिक निष्पक्ष कैसे बनाया जा सकता है। तो निष्पक्ष बनाने के लिए ये है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि जो ये वैश्वीकरण से सभी लोगों को बेनिफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वैश्वीकरण के जो लाभ हैं वो बेहतर ढंग से साझा किए जाएं। ठीक है, और सरकारों को है ना वैश्वीकरण के लिए कुछ जो है नियम्स बनाने की या ऐसी ज़रूरत है, नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है जिससे सभी लोगों को लाभ पहुंच सके। ठीक, और WTO में भी इसके सुधार के लिए गरीब देशों को आवाज़ें उठानी चाहिए। और ये है ना सरकार, जो हमारी सरकारें हैं वो ये निश्चित करें कि जो श्रम कानून है वो ढंग से लागू हो, ताकि कोई भी विदेशी कंपनी हमारे श्रमिकों का, हमारे देश के लोगों का कोई श्रम के तरीके से उनका शोषण ना कर सके, और जो एक श्रमिक को जो लाभ मिलने चाहिए वो हमारे देश के लोगों को मिले। तो इसके लिए जो लेबर लॉज हैं उन्हें बेहतर ढंग से कंट्रियों को बनाने चाहिए। ठीक है, फिर हम बात अगर करें
कि WTO के वर्चस्व के खिलाफ है ना, देशों को भी एकजुट होना चाहिए। और अगर सरकारों को ये लगे कि नहीं हमें ट्रेड बैरियर्स लगाने हैं, तो नो डाउट अपने कंट्री के फेवर में उन्हें ट्रेड लॉ भी लगाने चाहिए, अगर वो ऐसा समझते हैं तो। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।